वेलकम टू माय अकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में हम लोग सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे डैश पहले हासिल करते हैं, फिर डैश के कौशल सीखते हैं। स्थूल गति कौशल, सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, देखिए बच्चा पहले क्या सीखता है, जो उसकी बड़ी मसल्स होती है उन पे अपना कंट्रोल पाना सीखता है। उसके बाद में जो है जो छोटी मसल्स होती हैं उस पर अपना कंट्रोल पाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर एक छोटा बच्चा है उसको आप कोई चीज़ लाने के लिए बोल दीजिए तो पूरे अपने हाथ से पकड़कर चीज़ों को लाता है। ठीक है, बट जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, ठीक है, फिर उसको अपने फिंगर्स के थ्रू भी लाता है। तो इसका मतलब क्या कि पहले हमारी जो बड़ी मसल्स थी उन पे हमारा कंट्रोल आया, उसके बाद में हमारी जो छोटी मसल्स है उन पे हमारा कंट्रोल आया। तो जो हमारा विकास चलता है वो कैसे चलता है, ग्रॉस टू फाइन चलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यही आपसे पूछ रखा था, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सूक्ष्म गति कौशल, स्थूल मांसपेशियों के इस्तेमाल। देखिए सूक्ष्म से स्थूल की तरफ नहीं चलता है, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चलता है, तो ये आपका नहीं होगा। भाषा विश्लेषणात्मक तर्क, देखिए यहाँ पर शारीरिक विकास की बात हो रही है। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है, और फिजिकल डेवलपमेंट से क्या संबंधित है, हमारा ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल। ठीक है, विश्लेषणात्मक तर्क, भाषा, इन दोनों की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चे के बारे में क्या समझ रखते हैं। बच्चे कोरी पट्टियां हैं जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है। नहीं, बच्चे कोरी पट्टियां नहीं होते बल्कि अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, ये बात जीन पैजे भी कहते हैं, तो ये नहीं होगा। बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल सही बात, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। बच्चे के विकास की व्यवस्थित योजना जन्मजात होती है जिससे बदला नहीं जा सकता। देखिए ऐसा नहीं, बच्चे का जो विकास होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, आपकी हेरिडिटी कैसी बच्चे को मिली, इसके साथ साथ बच्चा किस इन्वायरमेंट में रह रहा है। ठीक है, तो ये आपका होता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में दे रखा है बच्चे के विकास की दिशा आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित होती है, जिसे बदलने के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, बच्चे की जो दिशा होती है वो हेरिडिटी से भी निर्धारित होती है, इसके अलावा बच्चे को इन्वायरमेंट कैसा मिला इस पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये तीनों बातें आपकी यहाँ पर गलत दे रखी है, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता और इन्वायरमेंट दोनों का जो है इंपॉर्टेंट रोल होता है। विकास केवल आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है, नहीं। विकास कम समय के लिए होने वाली अस्थायी परिवर्तन है। देखिए नहीं, विकास क्या है, कम समय के लिए नहीं, जब से हमारा जन्म नहीं हुआ होता उसके पहले से चलता है, और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक ये चलता रहता है। तो कम समय के लिए पूरे जीवन पर्यंत नहीं होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। बिल्कुल सही बात है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विकास क्या होता है, एक सिक्वेंस में होता है, व्यवस्थित तरीके से होता है, सिस्टमैटिक मैनर में होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी कि हर बच्चा पहले शिशुअवस्था में आएगा, फिर बाल्यावस्था में आएगा, फिर किशोरावस्था में आएगा, फिर वयस्कता अवस्था में आएगा। ठीक है, तो विकास कैसे चलने वाली है, एक सीक्वेंस में चलने वाली प्रक्रिया और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। माँ के गर्भ से शुरू होती है, जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक चलती रहती है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता डैश की एक प्रमुख उपलब्धि है। देखिए बच्चा सिंबल्स के थ्रू कब सीखता है, जब वो प्याजे के सेकंड स्टेज में होता है। ठीक है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीन पैजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, आप सभी को पता ही है। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसमें कि बच्चा 2 से 6 साल तक का होता है। ठीक है, 2 से 7 साल तक। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसमें बच्चा 7 से 11 साल तक का होता है, और लास्ट है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसमें कि बच्चा 11 एबव होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है, जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलती है। जब भी मॉडिफिकेशन की बात आए तो वहाँ पर आपका क्या होता है, अकोमोडेशन होता है। ठीक है, इंग्लिश में ही आप इसको याद रखिएगा। जब भी बच्चे जो है, ठीक है, किसी भी प्रक्रिया में चेंज करे तो वहाँ पर आपका क्या होता है, अकोमोडेशन। मैंने इस चीज़ को कई बार आप लोगों के साथ में डिस्कस किया कि पियाजे ने 2 चीज़ें बताई। एक आपका होता है समावेशन, ठीक है, यानी कि आपका जो
होता है असिमिलेशन, ठीक है, और एक होता है आपका अकोमोडेशन जो कि यहाँ पर दे रखा है। समावेशन क्या होता है, जब आप अपनी स्कीमा में जस्ट कोई चीज़ ऐड कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपका क्या होता है, समावेशन होता है। ये चीज़ ध्यान में रखिए कि जब आप अपनी स्कीमा में कोई चीज़ ऐड करेंगे तो वहाँ पर आपका समावेशन होगा। बट हम यही चीज़ अगर चेंज के साथ में ऐड कर रहे हैं या फिर मॉडिफिकेशन के साथ में ऐड कर रहे हैं, बदलाव के साथ में ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, अकोमोडेशन, ठीक है। यहाँ पर बदलाव की बात की जा रही है तो क्या होगा, आपका अकोमोडेशन होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुबंधन की बात जो है आपके जीन प्याजे नहीं करते हैं, ये तो आपके स्किनर, थॉर्नडाइक वगैरह करते हैं, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलवर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नैतिकता का चयन करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाकी का ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लेव वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चे के सीखने को सुसाधित करने के लिए उन्हें नकारात्मक प्रतिपुष्टि देनी चाहिए। नहीं, नकारात्मक प्रतिपुष्टि नहीं देनी चाहिए बच्चे को, ठीक है। कैसे प्रतिपुष्टि देनी चाहिए, सकारात्मक प्रतिपुष्टि, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को बार बार निगेटिव किए जा रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होगा। और इसकी बात लेव वाइगोस्की ने की भी नहीं है, ठीक है। इनाम देने की बात भी जो है लेव वाइगोस्की आपकी नहीं करते हैं, क्योंकि इनका संबंध किससे, कंस्ट्रक्टिविज्म से, रचनावाद से। और जो भी रचनावाद से संबंध रखेंगे वो कभी भी बच्चे को इनाम और पुरस्कार देने की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके यहाँ से हो गए बाहर। ये किसकी बात करते हैं, स्केप फोल्डिंग की बात करते हैं, पाड़ प्रदान करने की बात करते हैं। यानी बच्चा अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और उसमें किसी स्टेप पर उसको जो है समस्या आ जाए, तो आप क्या करें, उस स्टेप को थोड़ा सा सॉल्व करके बता दीजिए या फिर उसको किसी तरीके का हिंट दे दीजिए। तो इसको क्या बोलते हैं, लेव वाइगोस्की स्केप फोल्डिंग बोलते हैं, पाड़ बोलते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। सकारात्मक पुनर्बलन भी नहीं देना चाहिए। इसकी बात कौन करता है, आपके स्किनर करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात कौन करता है, स्किनर करते हैं, लेव वाइगोस्की नहीं करते हैं। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे की सोच बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सह निर्मित की जाती है, ठीक है। उसके अंदर क्या रखा है, का बच्चों के संदर्भ में कोई सरोकार नहीं है, ये आपका नहीं होगा। तब घटित होती है जब उत्तेजना और प्रतिक्रिया का अनुबंधन की बात लेव वाइगोस्की करते ही नहीं है। का भाषा के विकास में कोई संबंध नहीं है, तीनों ही बातें गलत है। बच्चे और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सह निर्मित की जाती है। जो बच्चे की सोच होती है, जो बच्चे की थिंकिंग होती है, जब बच्चा इंटरेक्ट करता है, ठीक है, तो वहाँ से निर्मित होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, डैश कक्ष में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं और वे अपनी गति, ज़रूरतों और क्षमता के अनुसार सीखते हैं। देखिए, जब भी बच्चा जो है अपनी गति के अनुसार, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को सीखे, तो वो आपकी कैसी क्लासरूम होगी, प्रोग्रेसिव क्लासरूम होगी, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। शिक्षक केंद्रित नहीं होगा, यहाँ पर शिक्षार्थी केंद्रित होता तो हो जाता, बट टीचर सेंटर्ड आपका नहीं होगा, व्यवहारवादी भी नहीं होगा आपका, यहाँ पर पाठ्य पुस्तक केंद्रित भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें बच्चा एक्टिव नहीं रहता है। जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो क्या कहती है कि बच्चे को केंद्र में रख करके जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाए, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, ज़रूरत के अकॉर्डिंग, बच्चे की अपनी गति के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर बच्चे में जो सीखने की एबिलिटी है वो अलग अलग होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर एक व्यक्ति में सामान्य क्षमताओं का एक समूह होता है। देखिए, इन्होंने ये नहीं कहा, इन्होंने कहा कि जो बुद्धि होती है वो कई प्रकार की होती है। मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात कौन करते हैं, आपके जो है हावर्ड गार्डनर करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि एक निश्चित IQ बुद्धि लब्धि होती है जो जन्म के समय तय हो जाती है, ये भी नहीं कहते। अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। 5 प्रकार के संज्ञानात्मक कौशल होते हैं। देखिए, 5 प्रकार के संज्ञानात्मक कौशल की बात इन्होंने की ही नहीं है। इन्होंने तो कहा कि जो बुद्धि होती है वो कई प्रकार की होती है। बहुबुद्धि का इन्होंने सिद्धांत दिया किसने था, हावर्ड गार्डनर ने। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, बालक एवं बालिकाओं की निज भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, क्योंकि वे स्वयं चिंतन को निर्देशित एवं नियंत्रित करती है। इस प्रत्यय के समर्थक, देखिए, जो प्राइवेट स्पीच है ये क्या करती है, बच्चे को अपनी सोच को विनियमित करने में मदद करती है। और इसको दिया किसने था, लेव वाइगोस्की ने। 3 प्रकार की स्पीच उन्होंने दी थी। एक तो प्राइवेट स्पीच, जो कि बच्चे के अंदर कब आती है, जब बच्चा 2 से लगभग
2 से 5 साल तक का होता है, तो यहाँ तक मान के चलिए, या फिर कभी कभी 3 से 5 साल भी एज आपसे नहीं पूछता है, तो 3 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर प्राइवेट स्पीच आपकी आती है। और इन्होंने पहली स्पीच क्या बताई थी, सोशियो स्पीच। जैसे कि आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत ही छोटे बच्चे, तो उनसे हम लोग क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। 1-2 महीने का बच्चा रहता है तभी हम लोग जो है बातचीत करना उससे स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा कि जैसे लगता है कि बच्चे को भाषा आ ही रही हो, ठीक है। बट बच्चा थोड़ी उस टाइम कुछ बोलता है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग उससे बातचीत करना स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उन चीज़ों को सुनता है, ग्रहण करता है, ठीक है, और भाषा को सीख जाता है। तो ये क्या होती है, सोशियो स्पीच होती है, यानी बच्चा समाज से ही भाषा को सीखता है। ये बात कौन कहते हैं, आपके लेव वाइगोस्की कहते हैं। उसके बाद में इन्होंने बताई प्राइवेट स्पीच, यानी कि निजी वार्ता, जिसमें कि बच्चा क्या करता है, खुद से ही बातें करता है। आपने देखा होगा जो 2 से लगभग 3 से 4 साल का बच्चा होगा, वो अगर आपके घर में बच्चे होंगे तो कभी आप देखिएगा वो खुद से कभी कभी बात करते हैं कि अरे मेरी कार सही तरीके से नहीं चल रही है, जो मेरी गुड़िया है वो खाना नहीं खा रही है, ठीक है। तो वो बच्चे क्या करते हैं, प्राइवेट स्पीच करते हैं, ठीक है, खुद से बात करते हैं और वो आवाज़ जो है सबको सुनाई देती है। उसके बाद में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है, वो फिर साइलेंट इनर स्पीच करने लगता है, यानी अंदर ही अंदर वो खुद से बात कर लेगा, सामने वाले को सुनाई भी नहीं देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके बारे में किसने बताया था, लेव वाइगोस्की ने। नोम चॉम्स्की ने क्या दिया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दिया था। बच्चा क्या करता है, भाषा को एक्वायर करता है, और सबसे क्रिटिकल पीरियड क्या होता है, 5 साल तक, ठीक है। 5 साल तक बच्चा जो है भाषा को बहुत ही तीव्र गति से अपने इन्वायरमेंट से एक्वायर कर लेता है, अर्जित कर लेता है। जीन पैजे ने क्या कहा था कि विचार भाषा को निर्धारित करती है। जेरोम ब्रूनर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, यहाँ पर 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बच्चे में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिकाएं अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रभावी युक्ति है। जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। देखिए, पृथक करने से तो जो जेंडर आपकी रूढ़िवादिता है वो तो और बढ़ेगी, तो ये नहीं होगा। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं पर ध्यान देना, यानी जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं के से एक ही पक्ष को महत्व देना, ये भी नहीं होगा। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, नहीं। जेंडर संबंधित पूर्वाग्रह पर चर्चा करना, बिल्कुल सही बात। जो हमारे स्टीरियोटाइप धारणाएं हैं, जैसे कि लड़कियां घरों के काम करती हैं, लड़के बाहर के काम करते हैं, लड़के रोते नहीं, लड़कियां जो है रोती हैं, तो ये क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप धारणाएं। तो इन पे हमें चर्चा करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, किस तरीके से इनको दूर करना है। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, सीखने सिखाने को हर बच्चे के लिए उपयुक्त व प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षक को बच्चे को संलग्न करने के विविध गतिविधियां करानी चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज व खारिज करना चाहिए, नहीं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं तो सीखने में हेल्प करती हैं। हर बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, तो हमें इसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। मूल्यांकन के तरीके में बेहद अनम्य होना चाहिए। देखिए, अनम्य आप जो है इसको इंग्लिश में देखिएगा। अनम्य से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि अनम्य आपका होता क्या है। तो यहाँ पर दे रखा है रिजिड। हमें जो मूल्यांकन करना चाहिए बच्चे का, वो फ्लेक्सिबल तरीके से करना चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। एक समान वो मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करना, नहीं। एक समान नहीं, क्योंकि हर बच्चा जो है अलग अलग तरीके से चीज़ों को सीख रहा है, तो हम उसके लिए एक तरीके से कैसे पाठ्यक्रम को निर्धारित कर सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 1st ऑप्शन आपका करेक्ट है। बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियाँ करानी चाहिए, ठीक है। जब भी विविध गतिविधियों की बात हो तो वो ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट होगा, सबसे अप्रोप्रिएट होगा। नेक्स्ट क्या है, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में स्मरण पर आधारित लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए। तो देखिए, सिर्फ एकमात्र तरीका, वो भी जो है स्मरण पर आधारित, तो ये आपका होगा नहीं। बच्चे रटकर स्मरण करने द्वारा सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं, नहीं। बच्चा रटकर नहीं चीज़ों को सीखता है। बच्चा सबसे तरीके से कब सीखता है, जब वो खुद एक्टिविटी करता है, जब वो खुद क्रिया करता है। तो ए और आर क्या है आपके यहाँ पर, दोनों गलत है, तो 4th ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, समावेशी शिक्षण ऐसी शैक्षिक तंत्र को संबोधित करता है जिसमें बच्चे की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई व अन्य विशिष्टताओं को न देखते हुए सभी बच्चों का समायोजन किया जाता है। बिल्कुल सही बात, ठीक है। चाहे बच्चा कैसा भी हो, शारीरिक रूप से डिसेबल हो, ठीक है, या फिर मानसिक रूप से, या फिर जो है सामाजिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, हमें सभी बच्चों को इंक्लूड करना है, समाहित करना है। और एजुकेशन देनी कैसी है, आपको एज पर नीड एजुकेशन देनी है। फॉर एग्जांपल कि अगर बच्चा दृष्टिबाधित है तो उसके लिए आप ब्रेल लिपि का यूज कीजिए। श्रवण बाधित है तो उसको जो है आप चित्रात्मक चीज़ों के थ्रू बच्चों को बताइए, ठीक है। यानी एज पर नीड एजुकेशन दीजिए, बच्चे की जैसे ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड कीजिए। समावेशन एक व्यापक दर्शन है जो केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है।
ये भी बात सही है, ठीक है। केवल दिव्यांग बच्चों तक नहीं सीमित है, इसके बाहर भी सीमित है, इसमें सभी प्रकार के बच्चे इंक्लूड हैं, ठीक है। तो ए और आर दोनों ही क्या हैं आपके यहाँ पर सही दे रखे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर, प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं की विविधता को किस तरह देखना चाहिए, सीखने में अवरोधक के रूप में नहीं, विविधताओं को नज़रअंदाज करने चाहिए, ये भी मैंने आप लोगों को बताया कि ये भी नहीं होगा आपका, नज़रअंदाज तो करना ही नहीं चाहिए, और सीखना और अवरोधक तो आपका होगा नहीं, ठीक है। सीखने से तो बच्चे को हेल्प मिलती है। विविधता को कम करने के लिए मानकीकृत प्रतिचर्या को प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए विविधता को कम नहीं करना है, ठीक है, विविधता को बढ़ावा देना है, उसको एक संसाधन के रूप में देखना है कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से सीखता है, ठीक है, एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिससे कि बहुरूपता को बढ़ावा मिले। बिल्कुल सही बात है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर देखिए दे रखा है, कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर मुश्किल होती है, यह किसके लक्षण हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो है किसके लक्षण हो सकते हैं, लेखन वैकल्य यानी जो लिखने से संबंधित प्रॉब्लम होती है बच्चे को, इसको क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया। तो ये तो हो नहीं रहा है यहाँ पर बच्चे को, तो सामाजिक संप्रेषण में प्रॉब्लम हो रही है, सामाजिक संवाद में प्रॉब्लम हो रही है। गुणज वैफल्य, इसमें बच्चे को गुणा करने में दिक्कत होती है, तो ये भी नहीं होगा। स्वालीनता ऑटिज्म, जिसमें कि बच्चा बार बार रिपीटेटिव बिहेवियर करता है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। इससे बच्चे को जो है समाज में संवाद करने में दिक्कत होती है। पठन वैफल्य यानी कि डिसलेक्सिया आपका नहीं होगा, इसमें तो बच्चा जो है रिवर्स इमेज एक तरीके से पढ़ता है, वाच को सा पढ़ता है, ठीक है, बी को डी पढ़ता है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी की जरूरतों के अनुरूप उपयुक्त समायोजन है। कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना, विभिन्न प्रकार का दृश्यिक प्रस्तुतिकरण करना। देखिए सेकंड तो आपका किसी भी हालत में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब बच्चा दृष्टिबाधित है और उसके सामने हम दृश्यिक प्रस्तुतिकरण करें, यानी बच्चे को दिखाई ही नहीं दे रहा है और हम बच्चों के सामने चित्र प्रस्तुत करें, तो ये तो किसी भी तरीके से सही नहीं होगा। तो सेकंड तो आपका यहाँ पर होगा नहीं, तो सेकंड इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है और यहाँ पर भी दे रखा है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ आपको ये इस चीज़ से आप रिलेट कर पाते कि जो बच्चा दृष्टिबाधित है तो उसको हम दृश्यात्मक चीज़ें कैसे दे सकते हैं, उसको तो हम ऑडियो वाली चीज़ें देंगे, ठीक है, जिसको बच्चा सुन सकता है, तो भी हमें अपना राइट आंसर पता चल गया। कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना, ये आपका सी है। उसके बाद में कक्षा अधिगम को विशिष्ट तरीके से अभिलेखित सामग्री देना, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एज पर नीड बच्चों को एजुकेशन देनी है, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत से विज्ञप्ति प्रत्यक देना जिसमें संकलात्मक चित्रण हो, फिर से चित्रण की बात की गई है, तो चित्रण को तो बच्चा देख ही नहीं पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता है। तो देखिए जो क्रिएटिविटी होती है इसकी पहचान किससे होती है, जिस बच्चे के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, अपसारी चिंतन होता है, बच्चा कई दिशाओं में सोच सके। देखिए कन्वर्जेंट आपका नहीं होगा, डाइवर्जेंट वर्ड पर आपको फोकस करना है, ठीक है। तो जब भी डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात हो तो वहाँ पर आपका क्या होता है, क्रिएटिविटी से उसका संबंध होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि शिक्षिका विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन करना चाहती है तो वह उन्हें कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है। परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ठीक है, ये बात आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही है। यानी सिर्फ हमें परिणाम यानी कितने बच्चे का रिजल्ट है इस पर नहीं फोकस कर रहा है टीचर, किस पर फोकस कर रहा है, प्रक्रिया पर, बच्चा किस तरीके से सीख रहा है चीज़ों को, प्रोसेस पर। तो ये तो बात जो है क्रिएटिविटी के संबंध में बिल्कुल सही है, तो ये तो आपका होगा नहीं, क्योंकि पूछा है कौन सा कार्य जो है नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी की आपस में तुलना करना चाहिए। देखिए विद्यार्थी की आपस में तुलना नहीं करनी चाहिए, दूसरे बच्चे से बच्चे की कंपेयर नहीं करनी चाहिए, तो यही बात गलत है, यही एक टीचर को नहीं करना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे नेगेटिव भी पूछ रखा था। विद्यार्थियों कि उनके पूर्व निष्पादन से तुलना करनी चाहिए। आप विद्यार्थी की खुद से तुलना कीजिए, जैसे कि आपके अभी मान लीजिए कि आप सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं, इसमें 150 में से आपके भी नंबर 90 नंबर, मान लीजिए कि आपने जो पहले एग्ज़ाम दिए थे अभी
उसमें आपके 88 नंबर बने, ठीक है। तो आप खुद के नंबर से ही खुद की तुलना कीजिए। और अभी जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें आपके 100+ नंबर आ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, खुद के नंबर से तुलना कीजिए कि कहाँ पर जो है हमने कमी थी, कहाँ पर हमने चीज़ें नहीं पढ़ी थी कि जो हमारे नंबर थे वो कम आए हुए थे, ठीक है। तो आप उन पर फोकस किए, अच्छे तरीके से मेहनत किया और आपके नंबर क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, ठीक है। तो खुद से बच्चे के नंबर की तुलना कर सकते हैं, बट दूसरों से नहीं करनी चाहिए। तो ये बात सही है, तो ये भी नहीं होगा। स्व आकलन के अवसर प्रदान करने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जब बच्चा खुद का आकलन करता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपके 100 में से 150 में से 88 नंबर आ रहे हैं, तो आप उनका खुद आकलन कीजिए कि कहाँ पर किस एरिया में जो है आपके नंबर कटे हैं, क्यों आपके नंबर जो है इतने ही रह गए हैं। तभी तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर आपको फोकस करनी है, कहाँ पर जो है किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन भी चाहिए, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आप सेकंड ऑप्शन आपका गलत था, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। देखिए, सीखना निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं, एक सक्रिय प्रक्रिया है। व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है, ये बात आपकी सही है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है, नहीं, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इससे ही तो जुड़ा हुआ होता है, तो ये भी नहीं होगा। केवल जानकारी के प्रत्याहार और पुनरावलोकन की प्रक्रिया है, ये भी आपका नहीं होगा। ये क्या होता है, व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर बच्चे में जो है सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ आपको भटकाने के लिए दे रखा है कि सामाजिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है। सामाजिक संदर्भ से ही जुड़ा होता है, बच्चा समाज से ही तो चीज़ों को सीखता है, तो स्वतंत्र नहीं होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर देखते हैं, निम्न में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने और उन्मुख होंगे व बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अपनी जन्मजात योग्यताओं को बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता, गलत। हम क्या करते हैं, अपनी एबिलिटी को चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कि आपके जो नंबर है अभी 90 ही आ रहे हैं, बट आपने थोड़ी सी और मेहनत कर दी, ठीक है, और चीज़ों को पढ़ लिया, समझ लिया, बार बार रिवीजन कर लिया, तो जो आपके नंबर है वो इंक्रीज़ हो गए। तो आपने अपनी एबिलिटी को क्या किया, बढ़ाया ही तो, क्षमता को बढ़ाया ही तो ये आपका नहीं होगा। मेहनत से खुद के सीखने व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात। आप जितनी मेहनत करेंगे, ठीक है, आपका रिजल्ट उतना ही बेहतर होगा। तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छे अंक प्राप्त करना किस्मत का खेल है, ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो जाएगी। आप सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहिए तो आपके नंबर कभी भी इंक्रीज नहीं होने वाले हैं। जो एक बार सफल नहीं हुआ वो कभी सफल नहीं होगा, ये कहना बिल्कुल गलत है। जो एक बार नहीं सफल हुआ वो हो सकता है कि आज आगे जो है टॉप कर जाए, क्योंकि आपने उस तरीके की मेहनत की फिर, ठीक है, आपने समझा कि कहाँ पर जो है जो हमने चीज़ें मतलब जो हमने एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाया था उसमें कहाँ पर गलतियाँ रह गई थी, तो आपने उसको सुधारा, मॉडिफाई किया, उस पर काम किया, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि गलतियों से ही तो पता चलता है कि कहाँ पर जो है गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है, किस तरीके से चीज़ों को करना है। शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुख विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए, उच्च अंक प्राप्त करने पर अधिक जोर देना चाहिए, नहीं। महारत उन्मुख विद्यार्थियों का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ सीखने पर उनका ध्यान होता है, नंबर पर नहीं फोकस होता है, सिर्फ सीखने पर ध्यान होता है। विद्यार्थियों को सभी प्रतियोगिताओं जीतने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रतियोगिता जीतने के लिए, ये आपका महारत उन्मुख विद्यार्थियों का काम नहीं होता है। सीखने की प्रक्रिया में आनंद व खुशी की अनुभूति महसूस कराना, बिल्कुल सही बात। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। असफलता से बचने के लिए उनमें तनाव और डर पैदा करना, नहीं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब देखते हैं यहाँ पर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी। ज्ञान को विद्यार्थी के निजी जीवन से जोड़ना, बिल्कुल सही बात है। यही तो आपके एनसीएफ और जो है एनईपी भी कहते हैं कि जो भी बच्चा चीज़ों को सीख रहा है हम क्या करें, उसकी निजी लाइफ से रिलेट करें, जोड़ें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। केवल विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षण कराना, ये गलत है। बारंबार वेदन और अभ्यास कराना, नहीं। बहुत सी जानकारी एक ही समय पर याद करने के रखने का प्रयास करना, रोट नरेशन आपका नहीं कराना है। बच्चे को अंक पर जब भी बात की जाए फोकस करने की, तो वो भी नहीं होगा। बार बार वेदन अभ्यास, ये भी रोट नरेशन से रिलेट हो गया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना किसको प्रोत्साहित करके किया जा सकता है। अधिसंज्ञान कौशल यानी कि मेटा कॉग्निशन, इसमें बच्चा खुद के सोच पर ही चिंतन करता है, थिंकिंग बियॉन्ड थिंकिंग, ठीक है। तो ये तो जो है बच्चे के सीखने में हेल्प करता है, तो ये तो आपका होगा स्वनियमितता, सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है। तो
तो ये भी बच्चे को सीखने में हेल्प करते हैं, तो ये भी आपका होगा। विवेचनात्मक सोच, ये भी आपका होगा। समस्या समाधान, ये भी आपका होगा। अर्थहीन वेधन व दोहराव, ये आपका नहीं होगा, तो यहाँ पर 5 आपका नहीं होगा, इसमें दे रखा था 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फोर्थ, चारों ही बातें सही है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 25 क्वेश्चन, बाकी के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप कि आप लोगों के जो है आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि देखिए अभी भी आपके पास टाइम है। अगर अभी भी आप जो है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगा लेते हैं, जितनी भी चीज़ें अभी अब तक ने पढ़ रखी है उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेते हैं, तो भी अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो प्लीज़ अगर अभी तक आप लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नोट्स में रख लेने से चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, नहीं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज़ें अभी तक आपने पढ़ रखी हैं कहीं से भी उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, जो भी आपके पास नोट्स हैं, ठीक है, क्योंकि नोट्स में देखिए सभी की चीज़ें हो जाती है, बट जिनके माइंड में चीज़ें हैं वो अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं। तो प्लीज़ आपको सिर्फ नोट्स में चीज़ें को नहीं रखना है, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखिए बहुत कम ही रिजल्ट आ रहा है सीटेट का, तो इसलिए आप लोग जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। रिविजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए रिविजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसको बार बार रिवीजन कीजिए। इसके अलावा जो पेडागोजी में आपको प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर कीजिए और उसमें देखिए कि किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, और जो क्वेश्चन आपने सही किए हैं उन पर भी एनालिसिस कीजिए। आप देखिए कि किस क्वेश्चन पर आपको कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व तो करते हैं, मान लीजिए कि 150 क्वेश्चन के जो क्वेश्चन पर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपने उसको लगाया, तो बट आपने क्या किया, जो क्वेश्चन आपके गलत हुए सिर्फ उन्हीं पर फोकस किया, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आप देखिए कि किस क्वेश्चन पर आपको एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, यानी कि उस क्वेश्चन में आप कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ कर रहे हैं, या फिर आपने बाई चांस वो क्वेश्चन आपने सही भी कर दिया, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपने सिर्फ तुक्का लगाकर वो क्वेश्चन सही कर दिया हो, तो एग्जाम में तुक्का तो काम नहीं करने वाला, ठीक है। तो इसलिए आपको उस क्वेश्चन को भी देखना है जिस क्वेश्चन पे आपका ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो पेडागोजी के क्वेश्चनों को आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर से ही कवर कर सकते हैं, ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो ऑनलाइन वाले जितने भी क्वेश्चन पर हैं आपके, उन सबको लगा लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीटेट के एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। अगर आपको क्वेश्चन पर नहीं मिले तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, मैंने वहाँ पर आप लोगों को लगभग 5 से 6 सेट आपको भेजा हुआ है पेपर 2 के। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी जो है किसी भी तरीके की आपको हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।